आज का वीडियो मटेरियल कॉस्टिंग से रिलेटेड है और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड। ये हमारा आज का टॉपिक है। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन आना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए व्हाई इट इज नेसेसरी, राइट। सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज दिस। पहला क्वेश्चन कि ये नेसेसरी क्यों है और सेकंड क्वेश्चन कि ये क्या होता है। तो आज हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं। सेकंड जो होगा हमारा प्राइसिंग ऑफ रिटर्न ऑफ मटेरियल, ये सेकंड पार्ट होगा। क्लियर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड। अब इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं वाई और वॉट, ये दो आइटम हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। क्लियर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या मेथड्स होते हैं। किस एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रल स्टोरेज सिस्टम इज अवेलेबल। एक ऑर्गेनाइजेशन, ये किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है या किस टाइप की कंपनी है, ये मैं कंपनी भी लिख देता हूं। प्रोडक्शन, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोडक्शन करती है, या जो कंपनी है या एंटरप्राइज है वो क्या है, प्रोडक्शन करती है। क्लियर। तो जब कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जब प्रोडक्शन करती है तो उसके पास क्या होता है, सेंट्रल स्टोरेज सिस्टम उसके पास अवेलेबल होता है। सेंट्रल स्टोरेज सिस्टम क्या होता है, जहां मटेरियल रखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है, मटेरियल्स इशूड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन on the basis of demand। सबसे पहले मैं नोट कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको आगे समझाता हूं। चलिए मैं समझाते भी जाता हूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास एक सेंट्रल स्टोरेज सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए और हमेशा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, स्टोरेज सिस्टम से क्या होता है, स्टोरेज सिस्टम क्या करता है, कहां अवेलेबल होता है, एक पर्टिकुलर स्टोर में अवेलेबल होता है। ओके। अब उस स्टोर में क्या अवेलेबल होता है, मटेरियल अवेलेबल होता है, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टोरेज सिस्टम होता है वो क्या करता है, वहां से मटेरियल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को क्या करता है, सप्लाई करता है। तो ये मैंने लिख दिया, मटेरियल इश्यूड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। जितना डिमांड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स करता है उतना वो क्या करता है, इशू कर देता है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मेजर टास्क इज वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल्स एट द टाइम ऑफ calculation of cost of production of product और job। अब प्रॉब्लम कुछ कहां आ रही है कि मेजर टास्क है कि मटेरियल का जो वैल्यूएशन है वो किस प्राइस में होना चाहिए। अरे बात समझ में, मेजर टास्क इज वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी प्रोडक्ट या जॉब का जब हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उस समय जो मटेरियल हमने यूज किया है उसका कॉस्ट क्या होगा। इंपॉर्टेंट ये है, दिस इज द प्रॉब्लम। ये टास्क मतलब इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज द प्रॉब्लम। तो यही प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है इसी को सॉल्व करने के लिए आपका प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड यूज होता है।
अब समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया था, व्हाई इट इज नेसेसरी। ये नेसेसरी क्यों है? किसी भी मटेरियल इशू का प्राइस डिसाइड करना क्यों जरूरी होता है? तो ये इसलिए जरूरी होता है कि किसी भी सामान को जब हम लोग बनाते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं या किसी जॉब को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, उसको बनाने की जो लागत होती है, उत्पादन लागत जो होती है, उसमें जो मटेरियल यूज होता है उसका कॉस्ट कितना था। आ रही है बात समझ में? तो इसलिए आपके लिए ये जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट होता है, ये जो प्रॉब्लम है, सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स बाय 3 मेथड्स। आ रही बात समझ में? तो 3 मेथड के द्वारा क्या होता है, ये प्रॉब्लम को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? वो 3 मेथड कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए, ये मैं जो नोट कर रहा हूं, मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप थ्योरी क्लास अटेंड करते हैं तो आप लोगों के पास एक नोटबुक और पेन होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपके एग्जाम से रिलेटेड है। अगर ये आप कॉन्सेप्ट अगर एक बार में आप समझ जाएंगे, तो अगर थ्योरी क्वेश्चन भी अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। राइट, चलिए अब ये 3 मेथड्स कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये मेथड कौन कौन से हैं। राइट, अब ये मैं आपको बताता हूं मेथड्स। अब ये मेथड्स हैं हमारे पास। पहला जो मेथड है वो है हमारा कॉस्ट प्राइस मेथड। सेकेंड मेथड है वो है हमारा एवरेज कॉस्ट मेथड। और जो थर्ड है हमारा वो है नोशनल प्राइस मेथड। अब ये 3 मेथड जो है, इसमें कितने कितने काइंड्स ऑफ मेथड्स होते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कॉस्ट प्राइस मेथड। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ मेथड्स आर देयर फॉर कॉस्ट प्राइस मेथड? 5 काइंड्स ऑफ मेथड्स आर देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल FIFO का एब्रीविएशन होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। राइट, सेकेंड होता है इसमें LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। नेक्स्ट जो होता है वो हमारा होता है HIFO मेथड, हाईएस्ट प्राइस इन फर्स्ट आउट। मैं अभी पूरा इसका डिटेल में भी बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है, फोर्थ जो होता है वो होता है NIFO मेथड, नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। राइट, फिफ्थ जो होता है वो होता है बेस स्टॉक मेथड। तो ये 5 काइंड्स ऑफ मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे। अब ये 5 काइंड्स ऑफ मेथड्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि ये मेथड क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एग्जाम्पल, और थर्ड पॉइंट बेस्ड कंडीशन टू यूज। मतलब अगर ये मेथड अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस मेथड का मीनिंग क्या होता है आपको ये समझ में आना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल, और जो थर्ड पॉइंट होगा कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जिस समय आपको ये यूज करना बेहतर होता है। क्लियर, समझ में आया? अब हम लोग पढ़ते हैं एवरेज कॉस्ट मेथड। तो एवरेज कॉस्ट मेथड में कितने टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं? उसमें टोटल 6 टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं। पहला होता है सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। सेकेंड होता है पीरियोडिक सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। थर्ड होता है मूविंग सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। फोर्थ होता है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। अब सेम इसका 2 पार्ट और होते हैं।
फिफ्थ जो होता है वो पीरियोडिक वर्ड यूज करेंगे, पीरियोडिक वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को। सिक्स जो होता है फिर से मूविंग वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। क्लियर, तो ये आपके हो गए सिक्स मेथड, कौन सा, एवरेज कॉस्ट मेथड में। उसके बाद लास्ट जो होता है नोशनल प्राइस मेथड। नोशनल प्राइस मेथड में भी थ्री काइंड्स ऑफ मेथड्स हम लोग यूज करते हैं, जिसमें जो फर्स्ट होता है वो होता है स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। जो सेकंड होता है वो रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड, रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। और जो लास्ट होता है वो होता है इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। क्लियर, तो ये हो गए आपका मेथड की जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड। आ रही बात समझ में। तो उसका प्राइस हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किस तरीके से डिसाइड करते हैं, और कौन सा कंडीशन ऐसा होता है जिसमें उसी मेथड को यूज करना बेहतर होता है। चलिए फर्स्ट मेथड से हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला कौन सा मेथड था, FIFO मेथड। एक बार मैंने एब्रिविएशन लिख दिया, मैं बार बार एब्रिविएशन नहीं लिखूंगा क्योंकि उसमें समय बहुत वेस्ट होता है। तो जो फर्स्ट मेथड है वो है हमारा FIFO मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। Under this method, materials which are purchased first are issued first। देखिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा इस मेथड का मीनिंग क्या है और इसका यूज कहां होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, FIFO मेथड मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अंडर दिस मेथड मटेरियल्स विच आर परचेज फर्स्ट, जो मटेरियल को आप सबसे पहले परचेज करते हो उसी मटेरियल को आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इशू करना होगा। अरे बात समझ में, आप जो मटेरियल सबसे पहले परचेस करते हो उसी को सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इशू करना होगा। अब इंपॉर्टेंट है कि एग्जांपल मैं आप लोगों को सारे मेथड्स के बारे में डिटेल बता देता हूं, फिर एक एग्जांपल लेंगे, कॉमन एग्जांपल, जिसमें सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ओके, अब एग्जांपल की जगह मैं आपको बताता हूं बेस्ट कंडीशन टू यूज, बेस्ट कंडीशन टू यूज। कौन सा कंडीशन होता है जिसमें आपको FIFO मेथड मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड आपको यूज करना होता है। एक लाइन में बता रहा हूं, एक एक लाइन में। आप पूरी बुक को भी उठा के पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको निचोड़ यही निकलने वाला है, समरी यही निकलने वाली है। क्लियर, व्हेन प्राइस ऑफ मटेरियल्स इज decreases in market, भाई सामान आप कहां से परचेस करते हो, मार्केट से ही परचेस करते हो। आ रही बात समझ में, सामान आपने मार्केट से परचेस किया और डिफरेंट अपने कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट को आपने ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड क्या किया, इशू किया। आ रही बात समझ में। तो ये मेथड FIFO मेथड में सबसे पहले जो आप सामान खरीद रहे हो, देखिए लिखा मटेरियल परचेज फर्स्ट, इश्यूड फर्स्ट। अरे बात समझ में। तो आपको यह देखना है कि अगर मार्केट में मटेरियल का कीमत क्या हो रहा है, उसकी जो प्राइस है कम हो रही है, इसका मतलब है कि आप भाई जैसे फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को आपने मटेरियल परचेस किया, मटेरियल एक्स आपने परचेस किया एट द रेट ऑफ ₹10 पर केजी। क्लियर, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अगर आप 10th जनवरी को आपने मटेरियल Y परचेस किया एट द रेट ऑफ ₹5 पर केजी,
ठीक है, ये मटेरियल सिर्फ लिख देता हूं, एक्स और वाई हटा देते हैं। आपने 1 जनवरी को परचेस किया, 10 जनवरी को, उसके बाद अगर आप 11 ऑफ जनवरी को परचेस कर रहे हैं मटेरियल, आप परचेस कर रहे हैं एट द रेट ऑफ ₹3 पर केजी। इसका मतलब है कि आप देख रहे हैं कि मटेरियल का जो दाम है मार्केट में क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उस कंडीशन में कौन सा मेथड यूज होता है, FIFO मेथड आपका यूज करना चाहिए, ताकि आपका जो महंगा सामान है, जो महंगा मटेरियल आपने परचेस किया है, वो मटेरियल क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपका क्या हो जाता है, इशू हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सेम सेकेंड जो मेथड हमने देखा था LIFO मेथड। LIFO का क्या एब्रिविएशन मैंने बताया था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर, तो मैंने ये समझाया था आपको। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है और लास्ट इन फर्स्ट आउट है, दोनों जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है। आ रही है बात समझ में? तो क्या हो जाएगा, अंडर दिस मैथड मटेरियल्स which are purchased last are issued first। जो इस मेथड में क्या करना होगा, जो मटेरियल आपने सबसे लास्ट में परचेस किया है, अरे बात समझ में, उसको सबसे पहले इश्यू करना है। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपने 1 जनवरी को परचेस किया, जैसे एग्जांपल हमने लिया कि 100 केजी आपने परचेस किया एट द रेट ऑफ ₹10 में, 3 जनवरी को आपने परचेस किया 50 केजी एट द रेट ऑफ ₹5 पर केजी के हिसाब से, और आपको इश्यू करना है 5 जनवरी को 70 केजी, ये आपको इश्यू करना है। इस कंडीशन में क्या होगा, सेकेंड मेथड में क्या होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में कौन सा खरीदा आपने, लास्ट में ये खरीदा, इसका मतलब है कि 50 केजी आपको पहले इशू करना होगा, क्योंकि आपको कितना इशू करना है, 70 केजी। तो 50 केजी प्लस आपको फिर इसमें से लेना होगा कितना, 20 केजी। तो ये आपका हो जाएगा 70 केजी। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा आपको, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है, कहीं ऐसा मैं बता रहा हूं तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट ये होता है कि इसका बेस्ट कंडीशन क्या है, जस्ट में यूज करते हैं हम लोग, बेस्ट कंडीशन टू यूज। सिंपल सी थ्योरी है, कंपनी कभी भी नुकसान नहीं कमाना चाहती। देखिए फर्स्ट कंडीशन में भी वही था कि कंपनी कभी भी नुकसान नहीं कमाना चाहती। जब नुकसान नहीं कमाना चाहती, इसका मतलब है कि महंगा सामान वो क्या करेगी, सबसे पहले बेच देगी। और लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है कि भाई आपको मालूम है कि आज की डेट में मार्केट में हमेशा जो सामान की कीमत है वो क्या होती है, धीरे धीरे रॉ मटेरियल की कीमत क्या होती है, हर सामान की कीमत धीरे धीरे इंक्रीज होते जाती है। तो इस चीज को हमको ध्यान में रखना है, राइट। तो क्या हो जाएगा, व्हेन प्राइस ऑफ मटेरियल्स इज इंक्रीज्ड इन मार्केट, इंक्रीजेस इन मार्केट। ध्यान में रखेंगे, जब मार्केट में कीमत क्या होती जाती है, धीरे धीरे जब बढ़ने लगती है, उस कंडीशन में सबसे बेस्ट हमारे लिए कौन सा मेथड होता है, LIFO मेथड होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा थर्ड मेथड, जो है वो है हमारा HIFO मेथड। HIFO मेथड, थर्ड जो मेथड है हमारा HIFO मेथड। तो HIFO मेथड का मैंने एब्रिविएशन बताया आप लोगों को कि हाईएस्ट रेट में जो सामान आप पहले खरीदते हो उसको सबसे पहले बेचते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अंडर दिस मैथड मटेरियल्स which are purchased materials which are purchased highest price are issued first।
ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब आपके पास जितना मटेरियल है उसमें जो स्टॉक में अवेलेबल, विद इन अवेलेबल इन स्टॉक, राइट, उसमें आपको देखना है कि जो सबसे ज्यादा कीमत की आपने खरीदी है सबसे पहले आपको उसको इश्यू करना होगा। क्लियर, समझ में आया? उसके बाद अगर इसमें हम लोग पूछते हैं कि ऐसा कौन सा बेस्ट कंडीशन है, बेस्ट कंडीशन जिसमें आपको ये मेथड यूज करना चाहिए, व्हेन प्राइस ऑफ materials is fluctuation in market, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर प्राइस का दाम, मटेरियल का दाम, जो कीमत है, जो प्राइस है, वो क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। फ्लक्चुएट होने का मतलब क्या होता है, कब बढ़ रहा है, कब कम हो रहा है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कब इंक्रीज हो जा रहा है, कब डिक्रीज हो जा रहा है, कोई मीनिंग नहीं है। अरे बात, कभी इस महीने इंक्रीज हो रही है 1 तारीख को, तो 10 तारीख को डिक्रीज हो जा रहा है, 11 तारीख को फिर से इंक्रीज हो रहा है, 12 तारीख को डिक्रीज हो जा रहा है, 10 दिन डिक्रीज हुआ, फिर 15वें दिन इंक्रीज हो जा रहा है। तो अगर उसमें फ्लक्चुएशन होता है रेट में, राइट, तो उस कंडीशन में आपको HIFO मेथड बेस्ट होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो होता है, फोर्थ मेथड जो है हमारा NIFO मेथड, नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इसमें आपको थोड़ा सा समझना होगा, मैं इसको एग्जांपल भी साथ में आपको बता देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले अंडर दिस मेथड, ध्यान से देखेंगे इस मेथड को, अंडर दिस मेथड मटेरियल्स which are ordered from market for purchase are issued first. क्लियर, एकदम ध्यान से देखें। अंडर दिस मेथड मटेरियल्स विच आर ऑर्डर्ड फ्रॉम मार्केट्स में उसने ऑर्डर किया हुआ है फॉर परचेज, खरीदने के लिए, उस मटेरियल को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इश्यू करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके ऑर्डर बुक में होगा, जो आपने सामान परचेस करने के लिए ऑर्डर कर दिया है, उसी को आपको इश्यू करना होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। एग्जाम्पल, क्लियर, दिस इज द एग्जाम्पल। within stock available at the rate of ₹45 at the rate of ₹46, within stock available at the rate of, जो भी स्टॉक उसके पास अवेलेबल है, किस रेट से अवेलेबल, ₹45 पर केजी या पर यूनिट, सेम ₹46 पर यूनिट। क्लियर, ये अवेलेबल है। मगर साथ में उसने क्या किया है, मटेरियल्स ऑर्डर ऑन एट द रेट ऑफ ₹49 पर यूनिट और पर केजी। बट ध्यान में रखना है, बट येट नॉट बिन रिसीव्ड, ये अभी तक आपको क्या हुआ है, रिसीव नहीं हुआ है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए लिखा है स्टॉक ऑफ मटेरियल, जो है स्टॉक में जो मटेरियल अवेलेबल है वो ₹45 और ₹46 के हिसाब वाला मटेरियल अवेलेबल है। मगर उसने ऑर्डर किया हुआ है, मटेरियल्स ऑर्डर ऑन एट द रेट ऑफ ₹49 के हिसाब से उसने ऑर्डर किया है, बट येट नॉट बीन रिसीव्ड, वो अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। आ रही बात समझ में? बट एज पर द मैथड क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपको ध्यान में रखना होगा। आंसर क्या हो जाएगा, materials issued will be at the rate of 49। आई बात समझ में? तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहां लिखा हुआ है NIFO मेथड में, अंडर दिस मेथड मटेरियल विच आर ऑर्डर्ड फ्रॉम मार्केट, जो आपने मार्केट से ऑर्डर किया हुआ है, किस पर्पस के, परचेस के लिए,
आपने ऑर्डर किया है, उसी को सबसे पहले आपको क्या करना है, इश्यू करना है। हरी बात समझ में? तो सेम मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो स्टॉक अवेलेबल है उसका ये प्राइस है, मगर मटेरियल जो उसने ऑर्डर किया हुआ है 49 रुपीज का है, बट येट नॉट बिन रिसीव्ड। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये अभी तक क्या हो, बट येट नॉट बिन रिसीव्ड, वो अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, मगर जब इश्यू करने का मौका आएगा तब आपके लिए क्या होगा, मटेरियल इश्यूड विल बी 49। तो इस मेथड का ये खासियत है। आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट जो है फिफ्थ मेथड है, वो है हमारा बेस स्टॉक मेथड। उसके बाद और 5 मेथड्स बचेंगे हमारा। चलिए सबसे पहले है हमारा बेस स्टॉक मेथड। बेस स्टॉक मेथड। अब ये बेस स्टॉक मेथड क्या होता है, ये फिफ्थ है हमारा। अंडर दिस मेथड, अंडर दिस मेथड each company maintain minimum stock of material, minimum stock of materials। इस मेथड में क्या होता है, वैसे तो जनरली मैंने ईच कंपनी लिख दिया, क्यों, हर एक कंपनी, एवरी कंपनी क्या करती है, मिनिमम स्टॉक जो होता है मटेरियल्स का उसको क्या करती है, मेंटेन करती है। तो इस मेथड में यही होता है कि जो कंपनी मिनिमम स्टॉक को मेंटेन करती है, वैसे जनरली हर कंपनी करती है, एट द टाइम कब के लिए, एट द टाइम फॉर, या फिर फॉर इमरजेंसी, राइट। तो मिनिमम स्टॉक को हमेशा मेंटेन करती है, वही क्या होता है, बेस स्टॉक मेथड के अंतर में आता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, दिस मेथड cannot be used independent। ये मेथड इंडिपेंडेंट यूज नहीं होता है। आ रही बात समझ में? इसका मतलब है कि इसके साथ कोई और मेथड भी यूज करना होगा, और वो मेथड जो होते हैं जस्ट लाइक FIFO मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, LIFO मेथड। आ रही बात समझ में? या फिर आपका HIFO मेथड। तो इसमें जो सबसे बेस्ट होता है बेस स्टॉक मेथड के लिए, जो सबसे बेस्ट मेथड जो हम लोग यूज करते हैं वो ये FIFO मेथड मैं बता रहा हूं, ये होता है LIFO मेथड। क्योंकि ये फिक्स होता है कि बेस स्टॉक मेथड इंडिविजुअली यूज नहीं किया जा सकता, उसके साथ एक सबऑर्डिनेट मेथड भी यूज करना होता है। तो दिस इज जस्ट लाइक अ एग्जांपल, मगर उसमें भी एग्जांपल में सबसे बेस्ट कौन सा होगा कि आप लोग बेस स्टॉक मेथड के साथ यूज करें, तो वो होगा आपका LIFO मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ठीक है, अब सिंपल सी थ्योरी है, इसका एग्जांपल बाद में। सबसे पहले मैं इसका बेस्ड कंडीशन बता देता हूं। बेस्ड कंडीशन टू यूज, कौन सा कंडीशन में इसको हम लोग यूज करते हैं, यहां मैं लिख देता हूं, व्हेन कंपनी मेंटेन बेस स्टॉक फॉर इमरजेंसीज। ये आपको ध्यान में रखना कि इमरजेंसी के लिए कोई कंपनी अगर अपना बेस स्टॉक मेंटेन करती है तो उसमें ये बेस स्टॉक मेथड सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक, उसके बाद जो सेकंड हम लोग पढ़ रहे थे वो था हमारा एवरेज कॉस्ट मेथड। तो एवरेज कॉस्ट मेथड में मैंने वैसे 6 बताए थे, मगर उसमें 2 आप लोगों के लिए मेजर होगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, तो उसमें जो एक मैंने बताया था आपको सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, और दूसरा बताया था आपको वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। उसमें आपका एक पीरियोडिक था और एक मूविंग था, वो दोनों के लिए था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एवरेज प्राइस मेथड के बारे में देखते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है एवरेज प्राइस मेथड। एवरेज प्राइस मेथड क्या होगा, देखने में सुनने में ही समझ में आ रहा है कि एवरेज प्राइस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, अंडर दिस मेथड first of all calculate average price
एवरेज प्राइस ऑफ अवेलेबल स्टॉक ऑफ मटेरियल, स्टॉक ऑफ मटेरियल्स। तो आपको इस मेथड में क्या करना होगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करना होगा, एवरेज प्राइस कैलकुलेट करना होगा। किसका, जो आपको मटेरियल्स स्टॉक में अवेलेबल है। ठीक, फर्स्ट पॉइंट हो गया। दिस प्राइस, अब जो एवरेज प्राइस कैलकुलेट हो गया तो यहां मैं लिख देता हूं दिस प्राइस की जगह, दिस एवरेज प्राइस इज चार्ज टू बी issued of material, issued of material. This average price, जो एवरेज प्राइस आपने कैलकुलेट किया है उसी एवरेज प्राइस में आपको क्या करना होगा, मटेरियल को इश्यू करना होगा। दिस एवरेज प्राइस इज चार्ज टू बी इश्यूड ऑफ मटेरियल, मटेरियल को इश्यू करने के लिए उसी प्राइस को आपको यूज करना होगा। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि फिर से उसमें ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें ये बेस्ट होगा यूज करना, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, व्हेन मटेरियल्स परचेज्ड न्यूमरस एंड प्राइस fluctuate, price fluctuate within limit, within limit, ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है। मटेरियल परचेज न्यूमरस मतलब मटेरियल आप बहुत अधिक मात्रा में खरीद रहे हैं। आ रही बात समझ में, व्हेन मटेरियल परचेज न्यूमरस, मटेरियल है आप बहुत ज्यादा मात्रा में परचेस कर रहे हैं। एंड प्राइस फ्लक्चुएट विद इन लिमिट, मगर साथ में जो प्राइस है उसका फ्लक्चुएशन एक पर्टिकुलर लिमिट में है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, एकदम लिमिट में है। आ रही है बात समझ में। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा सेकेंड मेथड जो है क्योंकि जब मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आएगा, मगर ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको सिंगल 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं या फिर बड़ा क्वेश्चन भी आता है जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं या 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो अपने आप इसको 4 या 5 लाइंस में आप इजीली नोट कर सकते हैं। क्लियर। अब जो नेक्स्ट है वो सेकेंड है हमारा वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। क्लियर। से अंडर दिस मेथड determine issued price of material, issued price of materials। एकदम ध्यान से देखेंगे, अंडर दिस मेथड हमको करना क्या है, डिटरमाइन इश्यूड प्राइस ऑफ मटेरियल्स, राइट, बाय डिवाइडिंग बाय, ये डिवाइडिंग हटा देता हूं, वो तो आप उतना कॉमन है आपको समझ में आ जाएगा, बाय वैल्यू ऑफ materials in hand, materials in hand by number of units of materials in hand। क्लियर। अंडर दिस मेथड मतलब वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो सिंपल सा थ्योरी है, वेटेड एवरेज आपको कैलकुलेट करना होगा, सिर्फ प्राइस का एवरेज कैलकुलेट नहीं करना होगा, अकॉर्डिंग टू वेट उसका एवरेज कैलकुलेट करना होगा। छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, सपोज कीजिए आपने 100 केजी गुड्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच में आपने परचेस किया, ठीक। 200 केजी गुड्स एट द रेट
₹20 पर केजी में आपने परचेस कर लिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि वेटेड एवरेज बताइए क्या होगा। तो वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 केजी ₹10 पर केजी के हिसाब से आपने परचेस किया है, तो 100 केजी का कितना हो जाएगा, ₹1000। ये आपका हो जाएगा ₹4000। क्लियर, ये आपका हो जाएगा, सम कर दीजिए, टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 300 केजी हो गई, और टोटल कॉस्ट ऑफ 300 केजी ₹5000। ओके, नाउ एट द रेट 5000 डिवाइडेड बाय 300, ये जो प्राइस आएगा ये आपका होगा वेटेड एवरेज प्राइस। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, इसलिए मैंने लिखा डिटरमाइन द प्राइस ऑफ मटेरियल इशूड। जिस रेट में मटेरियल इशू करना है वो कैसे डिफाइन होगा, वैल्यू ऑफ मटेरियल इन हैंड। आपके हाथ में कितनी केजी मटेरियल है, 300 केजी मटेरियल, उसकी जितनी वैल्यू है किससे डिवाइड करना है, बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मटेरियल इन हैंड। आपके हाथ में जितना मटेरियल की क्वांटिटी बची हुई, तो कितनी क्वांटिटी है, 100 आपने खरीदा था, 200 खरीदा था, मतलब 300, तो ये 300 से आपने डिवाइड कर दिया। आ रही बात समझ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ट कंडीशन टू यूज, बेस्ट कंडीशन टू यूज। जब मार्केट में प्राइस का बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो, आ रही बात समझ में, यहां मैं लिख देता हूं, when price of materials is wide fluctuation in market। मटेरियल की कीमत में या उसके दाम में या उसके प्राइस में बहुत ज्यादा अंतर हो, जैसे मान के चलिए, देखिए दिख रहा है, 100 केजी आपने ₹10 वाले के भाव से खरीदा, 200 केजी आपने ₹20, मतलब प्राइस में कितना फ्लक्चुएशन है, डबल हो जा रहा है। मतलब मार्केट में अगर सामान की कीमत क्या हो रही है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, बड़े लेवल पे फ्लक्चुएट हो रही है, तो उस समय आपका वेटेड एवरेज प्राइस मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है। उसके बाद जो थर्ड हम लोग को पढ़ना है वो है हमारा नोशनल प्राइस मेथड, जिसमें 3 मेथड आपको पढ़ने हैं। एक स्टैंडर्ड प्राइस मेथड पढ़ना है, एक रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड पढ़ना है, और एक आपका इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड पढ़ना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहां मैं लिख देता हूं, थर्ड पार्ट जो है हमारा नोशनल प्राइस मेथड। क्लियर, अब इसमें जो फर्स्ट मेथड है वो है हमारा स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। अब ये स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर दिस मेथड डिटरमाइन स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल इशूड। अंडर दिस मेथड डिटरमाइन स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल इशूड। मटेरियल इशू करने के लिए सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना होता है, स्टैंडर्ड प्राइस कैलकुलेट करना होता है। आ रही बात समझ में। और ये जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें स्टैंडर्ड प्राइस आपको मेंशन कर देता है, मतलब कंपनी डिफाइन कर लेती है कि हमारा प्रोडक्ट एटलीस्ट मिनिमम इसी कॉस्ट में बिकेगा, चाहे उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो, चाहे उसका प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा हो किसी विशेष रीजन से। आ रही बात समझ में, यह चीज आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि इसका यूज कहां होता है, बेस्ट कंडीशन कब रहेगा, जिस समय इसको हम लोग यूज करेंगे। क्लियर, यहां मैं लिख देता हूं बेस्ट कंडीशन। तो बेस्ट कंडीशन में आ जाएगा ओनली, फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली फॉर इंडस्ट्रीज, ओनली फॉर इंडस्ट्री। ये जो मेथड होता है सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए होता है। क्लियर, वेयर स्टैंडर्ड costing is on operation।
जिस इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पहले से ही ऑपरेट हो रहा है उसी इंडस्ट्री में आपको स्टैंडर्ड प्राइस मेथड का यूज होता है। क्लियर? उसके बाद जो सेकंड होता है रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड एकदम सिंपल है। अंडर दिस मेथड प्राइस at which materials are replaced। इसमें कुछ नहीं है, एक लाइन का है, आपको समझ लेना है। अंडर दिस मेथड प्राइस एट विच मटेरियल आर रिप्लेस्ड, जिस रेट में मटेरियल रिप्लेस्ड हो जाता है वो इस मेथड में आता है। राइट? अब इसका बेस्ट कंडीशन क्या होगा? बेस्ट कंडीशन जो होगा वो क्या होगा? फॉर गिविंग, सबसे इजी बता रहा हूं जो आप लोगों को मालूम है, फॉर गिविंग टेंडर। आपको मालूम है कि टेंडर होता है और कोटेशन। कोटेशन और टेंडर इश्यू करने के लिए रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है। क्लियर? एकदम याद रख लेना है। और जो लास्ट होता है वो हमारे लिए होता है इन्फ्लेशन प्राइस मेथड। इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। भाई जितनी मेथड हमने पढ़ा उस मेथड में कहीं भी आपने वेस्टेज के बारे में आपने नहीं पढ़ा या लॉस के बारे में नहीं पढ़ा। भाई हो सकता है कि अगर सामान हम लोग कहीं से परचेस करते हैं, जब परचेस करते हैं तो आपके शॉप तक लाते लाते या आपके फैक्ट्री तक लाते लाते, आ रही बात समझ में, कुछ ना कुछ उसमें नुकसान जरूर हो जाता है, कुछ वेस्ट हो जाता है, चाहे वो नॉर्मल लॉस के रूप में हो, चाहे वो एबनॉर्मल लॉस के रूप में हो, या फिर वो लॉस इन वेट के रूप में हो। आ रही बात समझ में? तो जितने मेथड्स भी हमने पढ़े उसमें कहीं भी ऐसा कोई मेथड हमने नहीं पढ़ा जिसमें अगर लॉस हो जाए तो उस लॉस के बेस पे हम लोग कौन सा मेथड हम लोग यूज करते हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो उसके लिए मैं आपको पहले हिंट कर दिया, इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड यूज किया जाता है। अब कंडीशन क्या होगा तो वो आपको लिख देते हैं। इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड में होता क्या है? मटेरियल्स which are normal or natural, नॉर्मल और नेचुरल, ये भी ध्यान में रखना है, नॉर्मल और नेचुरल वेस्टेज ड्यू टू इवापोरेशन, श्रिंकेज and climate condition. Then this method is adopted. तो आपको ये मेथड अडॉप्ट किया जाता है। जहां मटेरियल का नॉर्मल या नेचुरल लॉस होता है, किस रीजन से, चाहे वो इवेपोरेशन हो, चाहे वो श्रिंकेज हो, चाहे वो क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग लॉस हो रहा है, तो उस समय आपको इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड आपको यूज करना पड़ता है। ठीक है? बेस्ट कंडीशन में भी आप क्या मेंशन करेंगे? बेस्ट कंडीशन में भी सिंपल है कि जहां मटेरियल का लॉस होता है वहां हम लोग इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड यूज करते हैं। ठीक है? उसके बाद लास्ट एक पार्ट बच जाता है, उसके बाद में एक ही एग्जाम्पल लेंगे जिसमें सारे मेथड्स के क्वेश्चन हम लोग हो जाएगा हमारा इजी। तो ये चीज हम लोग ध्यान में रखते हैं। लास्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्राइसिंग ऑफ रिटर्न। ओके, प्राइसिंग ऑफ रिटर्न। अब ये प्राइसिंग ऑफ रिटर्न क्यों जरूरी है? भाई सिंपल सी थ्योरी है कि अगर आपने मटेरियल, आपका जो सेंट्रल स्टोरेज है और अकॉर्डिंग टू स्टोरेज सिस्टम
आपने क्या किया, मटेरियल इशू कर दिया टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हम लोग नाम लेते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से मटेरियल वापस भी आ सकता है, सारी बात समझ में। तो इंपॉर्टेंट ये है कि वो किस प्राइस में स्टोर वाला उसको वापस लेगा, दैट इज कॉल्ड प्राइसिंग ऑफ रिटर्न, राइट। यहां मैं लिखता हूं डेफिनेशन इसका हो जाएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ मटेरियल्स which are returned from production department to store of an organization is known as pricing of return। क्लियर। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ मटेरियल, आपको कौन सा प्राइस कैलकुलेट करना है मटेरियल का, जो कि विच आर रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू स्टोर। हरी बात समझ में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से अगर स्टोर में वापस आ जाता है, राइट, नाउ इज नोन एज प्राइसिंग ऑफ रिटर्न। अगर आपको ये रिटर्न का मैं अगर समझाऊं तो सबसे पहले एक्चुअली होता क्या है, ये स्टोर होता है, सिर्फ समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। स्टोर जहां से हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल इशू करते हैं, राइट, टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अरे बस उसके बाद अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, यहां मैं लिख देता हूं रिटर्न टू स्टोर, अगर ये वापस आ जाता है, तो आपको ये रिटर्न का मीनिंग आपको ढूंढना होगा कि कॉजेस क्या हैं, क्या कॉजेस हैं इसके रिटर्न आने के। अरे बात समझ में। तो इसमें कितने कॉजेस हो सकते हैं। पहला कॉजेस तो मैं आपको ये बता देता हूं, एक्सेस फ्रॉम रिक्वायरमेंट से ज्यादा उसने क्या कर लिया था, डिमांड कर लिया था। मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने स्टोर से जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा उसने वो डिमांड कर लिया था, तो उस कंडीशन में वापस आ जाता है। सेकेंड जो कंडीशन होता है, और वो सेकेंड कंडीशन होता है नॉट सुटेबल। अब इंपॉर्टेंट है, ये दो रीजन से मटेरियल क्या होते हैं, स्टोर में वापस आते हैं। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन क्या आना चाहिए, जो थर्ड पॉइंट जो है हमारा, ये जो थर्ड पॉइंट है वो हमारे लिए होता है एक्चुअली क्वेश्चन, कि हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। वो क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट प्राइस ऑफ मटेरियल्स रिटर्न बैक टू स्टोर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया कि स्टोर क्या करता है, मटेरियल इशू करता है डिपार्टमेंट को, तो उसने डिपार्टमेंट को इशू कर दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर दिया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने क्या किया, वापस स्टोर को मटेरियल वापस कर दिया। कितना मटेरियल वापस किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ मटेरियल उसने वापस किया। अब उसका कारण क्या हो सकता है रिटर्न करने का, दो कारण हो सकते हैं। पहला, एक्सेस फ्रॉम रिक्वायरमेंट, जितना रिक्वायरमेंट था उससे ज्यादा मटेरियल वहां पहुंच गया था, पहला पॉइंट, एक गलती हो गई। या तो नॉट सुटेबल, मटेरियल जो उसने इशू किया है वो सुटेबल नहीं था, प्रोडक्शन के काबिल नहीं था। आई बात समझ में, तो वो उसने वापस कर दिया। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आना चाहिए, स्टोर के दिमाग में क्वेश्चन क्या आना चाहिए, व्हाट प्राइस ऑफ मटेरियल्स रिटर्न बैक टू स्टोर, किस प्राइस में वो क्या करेगा, वापस लेगा। अरे बात समझ में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है आपका, दो मेथड्स होते हैं, एक फर्स्ट मेथड होता है और एक सेकंड मेथड होता है, ठीक है। इसी में आपको बता देता हूं। एक मेथड होता है फर्स्ट, ये मान लीजिए फर्स्ट मेथड है। अब फर्स्ट मेथड में आपको क्या करना है,
जो स्टॉक वापस आ रहा है स्टोर में, उसको आपको किस तरीके, किस रेट पे ट्रीट करना है, किस प्राइस पे ट्रीट करना है, राइट? तो ट्रीटेड एज पर ओरिजिनल कॉस्ट, राइट? ट्रीटेड एज पर ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस पे ट्रीट करना। दिस इज द फर्स्ट मेथड। नाउ द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या होता है, आपको ये मालूम होना चाहिए। देखिए, ये अगर नॉट सुटेबल रहता है या फिर एक्सेस फ्रॉम रिक्वायरमेंट, अगर रिक्वायरमेंट से ज्यादा मटेरियल रहता है, तो उस कंडीशन में जनरली हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड मेथड जो अभी मैं आपको बताऊंगा उसको यूज करते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर नॉट सुटेबल रहता है तो उस कंडीशन में हम लोग ये फर्स्ट मेथड यूज करते हैं, ट्रीटेड एज पर ओरिजिनल प्राइस मेथड, ओरिजिनल प्राइस, राइट? अगर सेकेंड मेथड होता है तो आपको किस तरीके से उसको लेना होगा, ट्रीटेड एज अ न्यू परचेज, राइट? यहां मैं लिख रहा हूं सेकेंड मेथड जो होगा, ट्रीटेड एज पर न्यू परचेज, ट्रीटेड एज न्यू परचेज, ट्रीटेड एज न्यू परचेज ऑन ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस। है समझ? अगर आपका एक्सेस से ज्यादा मटेरियल आपने भेज दिया था, आपका मटेरियल खराब नहीं था, तो उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं कि हमने जो मटेरियल नया खरीदने के समान उसको ट्रीट करेंगे, मगर प्राइस उसका क्या रहेगा, ओरिजिनल प्राइस रहेगा। आई बात समझ में? तो ये था आपका थियोरेटिकल पार्ट, जिससे कि आप इजीली अपने मेथड्स को समझ पाए कि किस मेथड में क्या यूज करना होता है। अब उसके बाद हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से मैंने आपको समझाया है, वो क्या 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 होता है, वो फटाफट हम लोग देखते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यहां मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूं। ये है 1 जनवरी 2001। 1 जनवरी 2001 को उसने 1 जनवरी 2001 को उसने 200 kg ऑफ मटेरियल एट द रेट ऑफ 10 पर kg, राइट, परचेज किया। ये परचेज वाला है, P फॉर परचेज, या वहां रिसिप्ट लिखा रहेगा, ठीक है, या फिर रिसिप्ट लिखा रहेगा। फिर 3 जनवरी को, फिर उसने 3 जनवरी 2001 को उसने 150 kg एट द रेट ऑफ 20 रुपीज, ठीक है। उसके बाद 4 जनवरी को, 4 जनवरी 2001 को वो इशू करना चाहता है, इसी में मैं लिख दे रहा हूं, इशू करना चाहता है, और वो है 150 kg, ठीक है। उसके बाद 5 को फिर से परचेस करता है, 5 जनवरी 2001 को वो परचेस करता है, और वो परचेस करता है 100 kg एट द रेट ऑफ ₹12 पर kg, जिसमें मैं आपको क्वांटिटी और रेट दोनों बता रहा हूं। उसमें आपको क्या करना है, उसको आपको क्या मान के चलना, परचेज है या रिसिप्ट है या रिसीव्ड है, राइट। और जिसमें इशू लिखा हुआ है वो तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। और उसके बाद 5 जनवरी के बाद 10 जनवरी को, फिर से 10 जनवरी 2001 को वो 250 kg परचेस करता है एट द रेट ऑफ 15, ठीक है। और उसके बाद 8 जनवरी यहां आ जाएगा पहले, 8 जनवरी 2001 को वो इश्यू करता है, कितना इश्यू करता है, 250 kg, ठीक है। और 10 जनवरी को 2001 को वो 250 kg परचेस करता है एट द रेट ऑफ 15 पर kg, ठीक। अब ये है, ये डेटा है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं FIFO मेथड। FIFO में क्या पढ़े थे हम लोग, जो सामान को सबसे पहले खरीदेंगे उसको हम लोग सबसे पहले इशू करेंगे, परचेस किया है उसी को इशू करेंगे, ठीक है। मैं एक टेबल बना लेता हूं, ये एक टेबल बना लिया, ठीक है। ये मैं डेट दे देता हूं 1 जनवरी, कितनी क्वांटिटी हमने खरीदी, 200 एट द रेट ऑफ 10 रुपीज,
ठीक है, सिर्फ मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, एक बार समझ गए तो फिर कभी गलत नहीं होना। फिर 3 जनवरी को, फिर ये 3 जनवरी दे देते हैं, ये 3 जनवरी हो गई। इस दिन हमने खरीदा 150 एट द रेट ऑफ 20 रुपीज। उसके बाद 5 जनवरी को हमने फिर खरीदा, यहां 5 जनवरी लिख लेता हूं, ये 5 जनवरी हो गया, और हमने खरीदा है 100 केजी एट द रेट ऑफ 12। और उसके बाद लास्ट 10 जनवरी को हमने खरीदा है 250 केजी एट द रेट ऑफ 15। जी, जो हमने परचेस किया उसको मैंने मेंशन कर दिया, 1 जनवरी, 3 जनवरी, 5 जनवरी और 10 जनवरी, कोई भी मेथड हो, ठीक। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया। आपको जो नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, टोटल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आएंगे, सारे मेथड्स के, आज सिर्फ समझाने के लिए। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारा इश्यू डेट कब है, 4 जनवरी को, ठीक। तो यहाँ 4 जनवरी कहां आएगा, यहां आएगा, ये 4 जनवरी आ जाएगा। अब मेथड कौन सा यूज करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले खरीदे। तो भाई अब ये इस डेट में आया, मैंने ऊपर इसलिए लगाया क्योंकि इससे पहले कौन कौन सा खरीदे हैं। तो इससे पहले ये 2 खरीदा हुआ है, आई बात समझ में, 2 आइटम है, तो ये दोनों में भी पहले कौन सा खरीदा हुआ है, तो 1 जनवरी, राइट। इसका मतलब है कि 4 जनवरी को हमको इश्यू कितना करना है, 4 जनवरी को हमको इश्यू कितना करना है, 150 इश्यू करना है, और हमारे पास 200 है, राइट। तो यहां आप क्या करोगे, ये 150 इश्यू करोगे, किस रेट में इश्यू करोगे, 10 रुपीज के हिसाब से। अब सिंपल सी थ्योरी है, ये 200 में से 150 माइनस कर दोगे तो बैलेंस कितना बचेगा, 50 केजी बचेगा एट द रेट ऑफ ₹10। आया समझ में। अब नेक्स्ट है, फिर से इशू कितना है, 8 जनवरी को, 8 कहां आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये 8 जनवरी आ जाएगा, ये 8 जनवरी हो गया। अब फिर से वही बात है कि 8 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब 8 जनवरी के पहले हमारे पास कितने स्टॉक्स हैं, एक ये है, ठीक, एक ये है और एक ये है। चाहिए कितना, 8 जनवरी को 250, तो सबसे पहले कौन सा खरीदा हुआ है, 1 जनवरी को कितना बैलेंस बचा हुआ है, ये बैलेंस बचा हुआ था 50 केजी, तो ये 50 केजी आपको इशू करना होगा, 50 केजी एट द रेट ऑफ ₹10 के हिसाब से आपको इशू करना होगा। अब ये 50 केजी पूरा यूज हो गया तो ये खत्म हो गया। अब उसके बाद आपके पास ये स्टॉक बचा है, ये स्टॉक बचा है, तो पहले कौन सा है, 3 जनवरी पहले, 5 जनवरी, यहां कितना है, 150 है, तो यहां पूरा 150 दे दीजिए, किस रेट के हिसाब से, 20 रुपीज के हिसाब से। आए समझ में। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको शामिल कर पाऊं, राइट। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब ये 150 पूरा खत्म हो गया यहां से, अभी कितना हुआ है, 200 हुआ है, आपको इशू कितना करना है, 250 इशू करना है। तो अब और कहां से यूज करोगे, 50 केजी, तो ये आप यूज करोगे 5 जनवरी वाला, ये 50 केजी आप यूज करोगे एट द रेट ऑफ 12, तो ये 100 में से 50 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 50 बचेगा एट द रेट ऑफ 12। अभी ये आपको कितना बचेगा, क्या बचेगा, वो ध्यान में नहीं देना है, सिर्फ इशू कैसे करना है, मेथड्स कैसे यूज करते हैं। ये जो ऊपर है ये आप इशू का डेट मान लें, ठीक है, और जो ये नीचे एरो लगा हुआ है वो आप कौन सा मान लें, परचेस का, क्लियर। अब इसी में नेक्स्ट जो मेथड है वो हम लोग करते हैं LIFO मेथड, क्लियर। इसको मैं यहां इरेज कर देता हूं, जो पोर्शन है हमारा ये हो गया, ठीक, ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन आपके पास है, जो डेटा है, इसी में LIFO में क्या होता है, मटेरियल विच आर परचेज्ड लास्ट आर इश्यूड फर्स्ट, जो सबसे लास्ट में आपने खरीदा है उसको सबसे पहले इश्यू करना है। तो ये इश्यू में चले आते हैं 4 जनवरी। 4 जनवरी से पहले कितने मटेरियल्स आर अवेलेबल इन योर स्टॉक, तो 2 मटेरियल्स है, एक 1 जनवरी का, एक 3 जनवरी का। तो सबसे पहले बाद में कौन सा खरीदा, सबसे बाद में इसके इस डेट से, ये जो है इस डेट से पहले आपको देखना है कि कौन सा बाद में खरीदा है। ये 1 जनवरी, तो सब सिंपल समझ में आ रहा है, 3 जनवरी वाला सबसे पहले खरीदा है, तो इसमें 150 है, और आपको इश्यू कितना करना है, एग्जैक्टली 150 करना है, तो यहां 150 इश्यू कर दीजिए एट द रेट ऑफ 20। ये कैंसिल हो गया आपका, क्योंकि पूरा 150 खत्म हो गया, ये 0 हो गया। अब 8 जनवरी को चले आते हैं, ठीक है। 8 जनवरी का डिमांड कितना है, कितनी सप्लाई करनी है आपको, 250 यूनिट की सप्लाई करनी है, इश्यू करना है। तो अब 8 जनवरी से पहले अब आपके पास क्या क्या बचा हुआ है, 8 जनवरी के पहले आपके पास एक 5 जनवरी बचा हुआ है,
5 जनवरी के 3 जनवरी पूरा नील हो गया है, और ये 1 जनवरी। तो अब ये दोनों में सबसे लास्ट में कौन सा डेट आ रहा है, 1 जनवरी या 5 जनवरी? 5 जनवरी, राइट, 5 जनवरी। तो आपको कितना यूनिट आप इशू कर पाएंगे, यहां 100 यूनिट्स इशू कर पाएंगे। ठीक, किस रेट में? 12 के रेट में। ये पूरा खत्म हो गया। अब उसके बाद एक सिंगल आपके पास यही बचा हुआ है, और कितना देना है? 150 देना है, और आपके पास कितने यूनिट है? 200 यूनिट। तो 150 यूनिट आप इशू कर दीजिए एट द रेट ऑफ ₹10। यहां आपका 150 खत्म हो जाएगा, सिर्फ 50 बचेगा एट द रेट ऑफ ₹10। ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए बताया इस तरीके से, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला वीडियो का मैंने बताया वह स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है। तो ये अगर आपको समझ में आ गया रहेगा तो वो फटाफट और जल्दी हम लोग क्लास को आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड इसी क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। ये मैं इरेज कर देता हूं, ये 8 जनवरी इशू वाला है, राइट, ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो मेथड यूज करना है वो थर्ड है HIFO मेथड। ठीक, तो HIFO मेथड में हमारा क्या था, जिस सामान की कीमत सबसे ज्यादा है उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इशू करेंगे, जिस सामान की कीमत सबसे ज्यादा है। क्लियर, समझ में आया, राइट। ये मेथड अब हम लोग 4 जनवरी को आपको इशू करना है। तो बिफोर 4 जनवरी आपके पास कितने आइटम्स हैं? 2 हैं जो स्टॉक अवेलेबल है 4 जनवरी को, एक 1 जनवरी, एक 3 जनवरी का। इन दोनों में रेट किसका ज्यादा है? 20 रुपीज ज्यादा है। तो आपको सबसे पहले क्या होगा, हाईएस्ट रेट को आपको इशू करना होगा। कितना 4 जनवरी को इशू करना है? 150। तो ये पूरा 150 आप इशू कर देंगे, ठीक, 20 के हिसाब से। तो ये आपका खत्म हो गया। समझ में आया, एकदम सिंपल है। अब 8 जनवरी को आते हैं। 8 जनवरी को डिमांड कितना है? 250 केजी की डिमांड है। अब 8 जनवरी के पहले आपके पास स्टॉक कौन कौन सा अवेलेबल है? एक ये स्टॉक अवेलेबल है और एक ये स्टॉक अवेलेबल है। दोनों में रेट किसका ज्यादा है? 12 ज्यादा है। इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको कौन सा इशू करना होगा? ये इशू करना होगा। ये 100 हमने इशू कर दिया एट द रेट ऑफ 12 रुपीज के हिसाब से। क्लियर, समझ में आया। और उसके बाद बचा हुआ जो है, क्योंकि उसके बाद तो सिंगल यही बचा हुआ है, तो आपको इसमें से 150 ले लेना होगा 10 रुपीज के हिसाब से। आया समझ में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा बेस स्टॉक मेथड। ठीक है, तो बेस स्टॉक मेथड में आपको क्वेश्चन में एक लाइन और ऐड कर देगा, वो आपको एज पर क्वेश्चन दे देगा। बेस स्टॉक एज्यूम करने के लिए बता देगा, हम लोग ले लेते हैं 100 यूनिट्स। ठीक, क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा है? बेस स्टॉक इज 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स ही लिख देता हूं। आपको बेस स्टॉक क्या होगा? 100 यूनिट्स एज्यूम करके चलना है। हरी बात समझ में। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो 100 यूनिट्स है वो जो सबसे पहले आपने मटेरियल परचेस किया है उसी से आपको 100 यूनिट्स क्या करना है? सेव करना है। इसका मतलब है कि हमने सबसे पहले 1 जनवरी को कितना परचेस किया? 200 केजी परचेस किया। तो ये 200 केजी में आपको क्या करना है? एज अ बेस स्टॉक ये आपके पास सेव कर लेना है फॉर इमरजेंसी पीरियड। ठीक है, ये 100 यूनिट्स आपको सेव कर लेने हैं। तब अगर 100 यूनिट्स यहीं सेव कर लिए तो यहां बच कितना गया? सिर्फ 100 माइनस कर दीजिए, आपके पास कितना बचेगा? 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10। अब इंपॉर्टेंट ये है कि बेस स्टॉक मेथड मैंने आपको बताया था कि वो इंडिपेंडेंट नहीं यूज किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको क्या रखना होगा? कोई ना कोई एक मेथड आपको यूज करना होगा जो बेस्ट मेथड होता है। अगर एज पर क्वेश्चन अगर नो इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर द यूज ऑफ बेस स्टॉक मेथड, एनी काइंड्स ऑफ मेथड्स आर देयर, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि आप LIFO मेथड यूज करेंगे, जो अभी मैं आपको बता चुका हूं, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अब नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट जो था उसका मैंने एग्जांपल उसी से मैं समझा दिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है एवरेज प्राइस मेथड। ठीक है, जो है हमारा नेक्स्ट एवरेज प्राइस मेथड। एवरेज प्राइस मेथड। तो एवरेज प्राइस मेथड में हम क्या बताए थे कि सबसे पहले जो भी स्टॉक आपके पास अवेलेबल रहेगा उसका एवरेज प्राइस कैलकुलेट कर लीजिए और उसी से आपको क्या करना होगा? दिस एवरेज प्राइस इज चार्ज टू बी इशूड ऑफ
मटेरियल, राइट। उसी रेट में आपको क्या करना होगा, मटेरियल को इश्यू करना होगा। अब हमारे पास मान के चलिए क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन ये है, ठीक। 4 जनवरी को आपको कितना स्टॉक की जरूरत है, 4 जनवरी को आपको 150 स्टॉक आपको क्या करना है, सप्लाई करना है। अब 4 जनवरी के पहले कितने स्टॉक है आपके पास, 2 स्टॉक है। अब पहले स्टॉक का रेट कितना है, 10, ये 10 कर लीजिए, प्लस कर लीजिए एवरेज प्राइस सेकेंड का कितना है, 20, ये 20 कर लीजिए और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। एवरेज प्राइस निकालना है तो 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50। तो जो भी आपका इश्यू होगा वो 15 रुपीज के हिसाब से हो जाएगा। तो 4 जनवरी को आपको कितना इश्यू करना है, 150 केजी इश्यू करना है। तो ये 150 केजी एट द रेट ऑफ 15 रुपीज के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया, मतलब कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, ये भी मैंने आपको समझा दिया था उस समय एग्जांपल से, तो ये मेरे को नहीं लगता कि बताने की जरूरत है। अगर चलो बताना ही होगा तो वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे भाई। 4 जनवरी को हमको 150 केजी यूज करना है, तो हमको क्या करना होगा, 200 केजी एट द रेट ऑफ 10 से आपका हो जाएगा 2000, कॉस्ट आ जाएगा। 150 केजी एट द रेट ऑफ ₹20, तो ये 3000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5000 और ये हो जाएगा आपका 350। ये जो रेट आएगा एट द रेट 5000 डिवाइडेड बाय 350, इस रेट में आपको क्या करना होगा, इसको इश्यू करना होगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, तो वो भी आपको दे देगा क्वेश्चन में। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड वो भी आपको दे देगा। अब इंपॉर्टेंट ये आता है इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। तो इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड भी बहुत इजी है, उसमें भी कोई खास झंझट नहीं है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, समझ लें इसी एग्जांपल में। इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। अब इसमें जब मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड क्या होता है या इस मेथड में क्या पाया जाता है, तो इसमें बताया था कि या तो नॉर्मल लॉस होना चाहिए या नेचुरल लॉस होना चाहिए। हरी बात समझ में, मटेरियल में। तो हम लोगों के साथ ये जो मटेरियल है इसमें आपके पास लॉस आपको दे देगा, लॉस एट द रेट ऑफ 10%। तो जितना भी मटेरियल आपने खरीदा सब में 10% का लॉस हो जाएगा। तो ओरिजिनल में क्या हो, जैसा फर्स्ट मटेरियल है आपका 200 केजी है, कितने रुपए के हिसाब से है, 10 रुपए के हिसाब से, ठीक। तो यहां मैं एग्जांपल के रूप में लिख रहा हूं 200 केजी, ठीक, एट द रेट ऑफ, रेट कितना है 10, ये 10, तो ये कितना हो जाएगा 2000 रुपए, ठीक। मगर आपको एज पर द क्वेश्चन आपका क्वांटिटी में क्या हो रहा है, वेट में क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो जा रहा है। तो 200 का 10% ये लॉस हो जा रहा है। 200 का 10% कितना होगा, 20 होगा, तो ये आ जाएगा 180। 180 का टोटल कॉस्ट कितना होगा, ये 2000 रहेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये नहीं कि आपका 180 एट द रेट ऑफ 10 कर दें, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ 180 केजी गुड्स इज इक्वल टू 2000, देयरफॉर पर केजी आपको क्या करना होगा, 2000 डिवाइडेड बाय 18 कर लोगे आप। अरे बात समझ में। तो ये जो भी प्राइस आएगा, प्राइस डिफाइन होगा, वो मैं आपको करके नहीं बता रहा हूं, वो प्राइस आपके लिए यहां आ जाएगा और सेम फिर इस प्राइस में आपको इश्यू करना होगा। सेम अगर आपके लिए ये है 150, तो 150 का 10% कितना हो जाएगा, 15 यूनिट, तो 135 बच जाएगा। तो 135 एट द रेट ऑफ 20 नहीं होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा, 3000 डिवाइडेड बाय 135 करेंगे, मतलब आपको क्या होगा, लॉस का जो अमाउंट है उसको आपको इस मेथड में क्या मिलता है, कवर कर लेते हैं। अगर कोई भी बायर है, अगर वो कोई सामान परचेस करता है, अगर उसका सामान में कुछ नुकसान हो जाता है, तो उस लॉस को बायर क्या करता है, अपने पर केजी या पर यूनिट रेट को इंक्रीज करके वो क्या करता है, सोल्ड आउट करता है। तो यही चीज आपके लिए क्या होता है, इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड में होता है। ठीक, तो आप लोगों को मेरे ख्याल से आज की क्लास कैसी लगी ये भी बताना है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर कमेंट किया करें कि क्लास कैसी थी, आपको पसंद आई या फिर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो की जरूरत है, तो आप जरूर कमेंट करें। साथ में नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो टोटल
मटेरियल कॉस्टिंग से रिलेटेड होगा मगर टोटल प्रैक्टिकल पोर्शन होगा। ओके, तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और आप लोगों से हर वीडियो के अंत में जो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर किसी को जरूरत पड़े तो आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो।